Hello students, myself Jitendra Shukla. Today we are going to discuss about this table that is called इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इसमें हमें बेसिकली ये मालूम पड़ता है कौन अच्छा वन ऑफ द एलिमेंट विच ऑफ द एलिमेंट इज स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और कौन सा एलिमेंट अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। ये हम पता करने की कोशिश करते हैं जब उसकी वैल्यू को देखते हैं। इस केमिकल सीरीज़ में इस पूरे टेबल में हमें बहुत कुछ ज़्यादा याद करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। याद नहीं करना है, समझना है आपको। बस एक बार आप समझ जाइए कि इसकी वैल्यू से इसके बिहेवियर किसी एलिमेंट के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू के बेस पर हम उसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसी को हम लोग कहा करते हैं एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। मीन्स व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज? तो वन लाइन में आप क्या लिखेंगे? दैट इज द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब इसकी जानकारी अगर आपको अच्छे से डाटा को इंटरप्रिटेशन करना आता है, मतलब डाटा को समझना आता है कि किसकी वैल्यू ये है तो क्या हो सकता है, दो एलिमेंट में आपस में कंपेयर करना है कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है, तो उसके लिए हमें ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। और भी सारे इसके एप्लीकेशन हैं, हम इस डाटा को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले चलिए लेट अस सी। टेबल में F2 लिखा हुआ है, F2 से F माइनस बन रहा है। फिर आप क्या देख रहे हैं कि दैट इज बहुत थोड़ा नीचे देखिए तो Br2 से क्या बन रहा है, Br माइनस बन रहा है। मतलब सारी की सारी प्रोसेस में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। सबसे नीचे आइए देखिए, सबसे बॉटम में देखिए प्लीज, यहाँ देखिए यहाँ क्या हो रहा है, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा। बुक में खोल के देखने की कोशिश करिए। बुक में दिया हुआ है ये टेबल, क्या दिया हुआ है कि लिथियम प्लस आयन क्या बन रहा है, Li बन रहा है। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पर आपके पास कंफ्यूजन होगा। क्या कंफ्यूजन होगा सर? लिथियम और Li प्लस, मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? मैं Li के बारे में बात कर रहा हूँ कि Li प्लस के बारे में बात कर रहा हूँ? ऊपर देखें तो मैं फ्लोरीन के बारे में बात कर रहा हूँ, F2 के बारे में बात कर रहे हैं कि F माइनस के बारे में बात कर रहे हैं, किसके बारे में है? तो समझने की कोशिश करते हैं। चलिए इस टेबल को हटाता हूँ, मैं यहाँ पर लिखने की कोशिश करता हूँ। आप ध्यान से देखिएगा, F2 एलिमेंट है, इसकी E0 वैल्यू हमने टेबल में देखी थी 2.87 है। क्यों है सर? क्योंकि अगर इसको मैं रिडक्शन के फॉर्म में लिखूंगा, सारी वैल्यूज F2 से F माइनस रिडक्शन के फॉर्म में लिखी गई हैं। ये ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ तो क्या हो जाएगा, Br2 से Br माइनस के फॉर्म में लिखी जाएंगी। तो आप ऐसे ही सब के सब में कर लेंगे, Ag प्लस से Ag के फॉर्म में। सर ये क्या है? तो ध्यान से देखिएगा, ये जो पॉइंट है ये कौन सा पॉइंट है, इसको लिख लेंगे, इट इज कॉल्ड ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म। कौन सा फॉर्म है? ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म। और ये जो फॉर्म है जो हमने यहाँ लिखा है, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये कौन सा फॉर्म है? रिड्यूस्ड फॉर्म। अब आप ध्यान से देखिएगा, जो मैंने राइट साइड में लिखा है वो रिड्यूस्ड फॉर्म है और ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है। अब ध्यान से देखिएगा, Br2 क्या है, Br माइनस क्या है। अब देखिएगा यहाँ पर जब मैं इस वैल्यू की बात करता हूँ तो देखिएगा F2, इनमें से कौन अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? अगर सिंपल लैंग्वेज में कहें तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, तो देखिए द सब्सटेंस विच इज रेडी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। इसको ध्यान रखेंगे। रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट को ये अच्छे से ध्यान रखते हैं तो बाकी चीज़ें आपके लिए बिल्कुल स्मूथ हो जाएंगी। बिल्कुल इस चैप्टर में 3 चीज़ें बार बार टीचर पर पूछेगा आपसे। पहला ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, दूसरा आपसे बार बार पूछा जाएगा कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन। तो इसके लिए हमने शॉर्ट ट्रिक बनाया है जिसको हमने डिस्कस किया है पिछले वीडियोज़ में। आपने नहीं देखा तो देखने की कोशिश करिए इस चैप्टर के अलग वीडियोज़ को। दूसरी बात शुरू करते हैं। तो हमने क्या कहा कि सर जो हमने लेफ्ट साइड में लिखा है ये सब ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है, जो राइट साइड में लिखा है वो रिड्यूस्ड फॉर्म है। देखिए Ag प्लस Ag बन रहा है ना? तो ये क्या है, ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है, ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है और ये रिड्यूस्ड फॉर्म है। सर ये कैसे बना होगा? तो बहुत सिंपल सा है यार, Ag प्लस एक इलेक्ट्रॉन ले करके क्या बन गया होगा, Ag बन गया होगा। देखिएगा तो ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है सर? ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है। और ये कौन सा फॉर्म है? रिड्यूस्ड फॉर्म है। ध्यान रखेंगे इसको, है ना, रिड्यूस्ड फॉर्म। सबके लिए वही कॉन्सेप्ट काम करेगा। मैं यहाँ पर लिखने की कोशिश करता हूँ, क्या ध्यान रखेंगे, है ना। जल्दी से आपसे मैं पूछूंगा ऑप्शन, पहले मैं इसको लिख लेता हूँ। I2 से I माइनस, Cu 2 प्लस से Cu, यहाँ पर
H प्लस से H2 और यहाँ पर इसको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी कहा जाता है, 0.00 वैल्यू है। Sn के लिए हम लोग लिखा करते हैं ऐसे, Sn2 प्लस से ये बन जाएगा Sn और ये Fe2 प्लस से बन जाएगा Fe। इन सब में हो क्या रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमेशा रिडक्शन के फॉर्म में लिखा जाता है। इसका मतलब आप समझ जाएंगे यहाँ पर क्या है सर, ये Fe2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या बनाएगा Fe। ये कौन सा फॉर्म है, ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है, ध्यान रखेंगे। और ये कौन सा फॉर्म है, रिड्यूस्ड फॉर्म है। तो ध्यान रखेंगे इस तरह से। यहाँ पर मैं लिखने की कोशिश करता हूँ Zn2। ये इस वैल्यूज को समझने की कोशिश करते हैं कि इस वैल्यूज से हम क्या क्या डाटा इंटरप्रिटेट कर सकते हैं, मतलब हमें क्या क्या जानकारियाँ इस डाटा से मिल सकती हैं, समझने की कोशिश करेंगे। मैंने कुछ चीज़ें यहाँ लिखी हैं। नंबर 1 लिखते हैं कि टू फाइंड द ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग कैपेसिटी। चलिए, तो इस डाटा से हमें जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है उस डाटा से हमें क्या मालूम पड़ेगा, उसके लिए हम एक लाइन में क्या कह सकते हैं, ऑक्सीडाइजिंग कैपेसिटी या ऑक्सीडाइजिंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E0 वैल्यूज़। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, जिसका E0 वैल्यू जितना ज़्यादा होगा उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर उतना ज़्यादा वैल्यू। जैसे कि एग्जांपल मैं लेता हूँ, क्या लेता हूँ, मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा, क्या लिखा यार, कि अगर F2 और F माइनस बन रहा है, ये F2 F माइनस बन जा रहा है, F2 F माइनस बन रहा है और इसकी E0 वैल्यू कितनी है, 2.87 है, तो ये इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 2F माइनस बन जाएगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि ऑक्सीडाइजिंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E0 वैल्यू। अब आप देखिएगा यहाँ पर ये एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्यों सर, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अगर यहाँ पर दे दिया जाए H प्लस दे दिया जाए, आपको जिंक दे दिया जाए और आपको दे दिया जाए लिथियम, तो देखिएगा हाइड्रोजन का जो E0 वैल्यू होता है, किसकी, इन सब की E0 वैल्यू इसकी कितनी होती है, 0.0 होती है। और जिंक की कितनी होती है, -0.76 वोल्ट होती है। लिथियम कितनी होती है, -3.05। इनकी वैल्यूज बिल्कुल याद नहीं करना है, दिया रहेगा एग्जाम में आपको, बस आपको ये ध्यान रखना है कि कैसी वैल्यू है। सर कैसी है, देखिए इसमें से स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, जिसकी वैल्यू ज़्यादा हो। हायर द E0 वैल्यू स्ट्रॉन्गर द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसका उल्टा भी लोग कहा करते हैं, क्या कहते हैं, देखिएगा रिड्यूसिंग पावर या रिड्यूसिंग नेचर, वो किसके हैं, E0 वैल्यू के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब जिसका E0 वैल्यू कम होगा वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। लोअर द E0 वैल्यू स्ट्रॉन्गर द रिड्यूसिंग एजेंट। ये ध्यान रखेंगे, बिल्कुल एक लाइन अच्छे से याद कर लीजिए, या तो इसको किसी एक के बेस पर आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से ध्यान रखें, बाकी सब बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या ध्यान रखना है कि लोअर द E0 वैल्यू स्ट्रॉन्गर द रिड्यूसिंग एजेंट, या स्ट्रॉन्गर द E0 वैल्यू स्ट्रॉन्गर द ग्रेटर द E0 वैल्यू स्ट्रॉन्गर द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दो में से कोई एक स्टेटमेंट अच्छे से दिमाग में रखिए। मैं प्रेफरेंस देता हूं इस वाले स्टेटमेंट को कि लोअर द E0 वैल्यू स्ट्रॉन्गर द रिड्यूसिंग एजेंट। वैसे एक कॉन्सेप्ट है कि जितने मेटल्स हैं, ज़्यादातर मेटल्स दे आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, दे आर इलेक्ट्रॉन डोनर, मतलब आसानी से इलेक्ट्रॉन वो दे देते हैं। जैसे सोडियम है, तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करके Na+ विच हैज़ स्टेबल नोबल गैस कन्फिग्रेशन। इसी तरह से जितने भी मेटल होते हैं, ज़्यादातर मेटल, हालांकि कुछ एक्सेप्शंस हैं इसमें, जैसे सिल्वर है, जैसे कॉपर है, इनका पॉजिटिव वैल्यू होता है, लेकिन ज़्यादातर मेटल्स की वैल्यू निगेटिव होती है, कम होती है। क्यों सर, क्योंकि दे आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट। नॉन मेटल्स कैसे होते हैं, दे आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये ध्यान रखना है कि जिसकी वैल्यू जितनी कम होगी वो उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा यार, बोलिए, यस, लिथियम होगा। लिथियम क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करके Li+ बनेगा। हालांकि हम यहाँ पर रिडक्शन के फॉर्म में लिखा जाता है E0 वैल्यू को, लेकिन यहाँ पर लिथियम इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग ऑफ EMF of
सेल। किसी सेल का ईएमएफ निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं ई नॉट वैल्यू। कैसे सर? हम लोगों ने ऐसा पढ़ा है कि ई नॉट सेल, गैल्वेनिक सेल आप यहाँ देख रहे हैं, ये गैल्वेनिक सेल में हम लोगों ने पढ़ा था कि ई नॉट सेल की वैल्यू कैसे निकाला जाए। ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड, ये ध्यान रखेंगे। सी ए को ध्यान रखिएगा, इसका शॉर्टकट भी याद रख सकते हो, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं सी नॉट ऑफ राइट माइनस ई नॉट ऑफ लेफ्ट। जो लेफ्ट में साइड में सेल होता है उसको उधर लिखना है और उसमें इसकी वैल्यू से इसकी वैल्यू को माइनस कर देना है। मान लीजिए मैंने आपको एक सेल दिया है, चलिए मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक सेल बनाया है कि Zn से Zn2 प्लस है ना, लोन के हिसाब से लेफ्ट ऑक्सीडेशन, जो भी सेल बनाए हैं आप उसमें लेफ्ट में ऑक्सीडेशन होना चाहिए और यहाँ पर रिडक्शन होगा। मैं यहाँ पर बनाता हूँ Cu2 प्लस इससे Cu है। अब देखिए इन दोनों कनेक्ट करने के लिए सॉल्ट ब्रिज मुझे चाहिए। अब देखिएगा Zn से Zn2 प्लस, ये एनोड हाफ सेल है और ये कैथोड हाफ सेल है। इसकी वैल्यू को पता करते हैं तो आप देखते हैं तो क्या लिखा होगा, देखिए यहाँ पर तो जिंक की वैल्यू क्या लिखी हुई है, इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं। राइट में ये है, इसकी वैल्यू कितनी है देखिए तो Cu2 प्लस से हर वैल्यू को, एवरी वैल्यू मस्ट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ रिडक्शन। Cu2 प्लस से Cu बन रहा है, Cu2 प्लस से Cu बन रहा है। इसकी वैल्यू कितनी है 0.00 है, तो ध्यान से देखिए ये वैल्यू कितनी है 0.34 है, तो ये वैल्यू मैं रखता हूँ 0.34 वोल्ट। मतलब यहाँ पर मुझे क्या लिखना चाहिए, मुझे लिखना चाहिए Cu2 प्लस से Cu इस वाले सेल की, है ना, और यहाँ पर इस वाले सेल की लेफ्ट में कौन सा सेल है, ये वाला सेल है। इस सेल को भले यहाँ पर ये ऑक्सीडेशन के फॉर्म में लिखा हुआ है, लेकिन ई नॉट की वैल्यू हमेशा रिडक्शन के फॉर्म में लिखी जानी चाहिए। मतलब ये क्या होता है सर, Zn2 प्लस से Zne लिखा जाएगा। सर क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की जो वैल्यू चार्ट में दी जाती है वो किस फॉर्म में लिखी गई है, रिडक्शन के फॉर्म में। तो आप देखिए Zn2 प्लस से Zn, Zn2 प्लस से Zn, इसकी वैल्यू कितनी है, तो आप इसको वैल्यू को पुट करिए। इसको मैं लिखता हूँ वैल्यू 0.34 वोल्ट माइनस इसकी वैल्यू कितनी है सर, इसकी वैल्यू कितनी है, यस माइनस 0.76 वोल्ट है। इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर कितना आता है 0.76 वोल्ट, और हमें कुछ आंसर आ जाएगा समवेयर दिस वन। सो कहने का मतलब क्या हुआ कि इस सेल का, इस वाले सेल का ईएमएफ कितना होगा या ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी होगी, दैट इज कंसिडर्ड एज 1.1 वोल्ट। कैसे मालूम पड़ा हमें, दोनों इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू हम मुझे पता है इस सीरीज से, और हम उसकी वैल्यू को पुट करते हैं और आंसर निकल आता है। चलिए ये तो बात हो गई कि एनोड और कैथोड में होने वाली रिएक्शंस का। आगे चल नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन। किसी रिएक्शन की फिजिबिलिटी को भी समझने में मुझे ई नॉट वैल्यू हेल्प करता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमें हेल्प करता है। हाउ? बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखिएगा सर ने आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया कि भाई ऐसा एक क्वेश्चन है, और आपने इस तरह से इस क्वेश्चन को बनाया कि Zn2 प्लस से क्या बन जाता है, Cu बन जा रहा है। सर ये रिएक्शन फिजिबल है कि नहीं है, चलिए फटाफट इसका एक सेल बनाते हैं। देखिएगा ये जिंक से क्या बन रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो आप क्या करेंगे, Zn से Zn2 प्लस, लोन के हिसाब से लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड निगेटिव बनेगा। तो ध्यान से देखिएगा एनोड किसका होगा, जिंक का होगा। Cu2 प्लस से Cu बन रहा है, मतलब यहाँ क्या हो रहा है सर, Cu2 प्लस से क्या बन रहा है, Cu बन रहा है। सर यहाँ क्या हो रहा है, तो यहाँ हो रहा है रिडक्शन, और रिडक्शन हाफ सेल कभी हमेशा कहाँ आता है, राइट साइड में आता है। राइट साइड में रिडक्शन और लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन, याद रखेंगे। इन दोनों कनेक्ट कौन करता है भैया, सॉल्ट ब्रिज करता है। सर सिंपल सी बात है, करना क्या है, आपको ई नॉट सेल की वैल्यू निकालिए। तो देखिएगा इस फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन कैसे पता करते हैं, तो इसके लिए एक लाइन का फार्मूला है। क्या फार्मूला है, इफ ई नॉट सेल इज इक्वल टू पॉजिटिव, देन क्या होगी, देन रिएक्शन इज फिजिबल। क्या होगा, वो रिएक्शन फिजिबल होगी, ये पहला कंडीशन है। और अगर ई नॉट सेल की वैल्यू निगेटिव है तब क्या होगा, रिएक्शन बिल्कुल भी फिजिबल नहीं होगी, रिएक्शन नॉट फिजिबल, वो रिएक्शन फिजिबल नहीं हो सकती है। इफ ई नॉट सेल इज निगेटिव देन रिएक्शन इज नॉट फिजिबल।
और अगर ई नॉट सेल की वैल्यू पॉजिटिव है तब यही रिएक्शन फिजिबल है। तो हम लोग इसकी वैल्यू अभी निकाल के देखे थे, हम लोगों ने निकाला था ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। इसकी वैल्यू को हम लोगों ने लिखा था, कैथोड में Cu2+ है, इसकी वैल्यू को हम लोगों ने निकाल के यहाँ देखा था। अगर इसको मैंने लिखा है इस तरह से तो आप इसकी वैल्यू निकाले थे, अभी भी हम लोगों ने कितना निकाला था, इसकी वैल्यू आई थी 1.1 वोल्ट, आपने लिखा होगा। तो सर ये क्या है, ये रिएक्शन फिजिबल है कि नहीं है? यस, ये रिएक्शन फिजिबल है। कैसे मालूम पड़ा? ये मैंने इसको यहाँ पर लिखा और इसका एक सेल नोटेशन बनाया मैंने, इसको कहते हैं सेल नोटेशन। क्या कहते हैं इसको स्टूडेंट्स? सेल नोटेशन कहते हैं। सेल को रिप्रेजेंट करने का तरीका है ये। और अगर सेल नोटेशन के यहाँ से लिखने के बाद अगर मैं सेल बनाता हूँ और उसकी ई नॉट वैल्यू, ई नॉट सेल की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो पक्का है वो रिएक्शन फिजिबल है। अब मैं एक बहुत अलग टाइप के रिएक्शन लिखने जा रहा हूँ। यू नीड टू पे अटेंशन एंड ट्राई टू हेल्प मी टू फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन। लिखा Sn प्लस जिंक और ये बनाता है Sn प्लस Zn2+। हमने लिखा है Sn प्लस Zn2+, ये बनाता है Sn2+ और Zn। अब ये रिएक्शन फिजिबल है कि नहीं फिजिबल है, इसको पता करने की कोशिश करते हैं। तो पहले मैं इसका क्या करूंगा, ध्यान से देखिएगा। पहले मैं इसका सेल बनाता हूं। Sn2+, Sn से Sn2+ बन रहा है, मतलब ये क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है कि गेन? यस, ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या लिखते हैं हम लोग लिखते हैं ऑक्सीडेशन। और ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये क्या हो रहा है, रिडक्शन, दैट इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इसका एक सेल बनाते हैं। तो सेल बनाने का नियम क्या है, बोलिए? ऑक्सीडेशन हाफ सेल, और यहाँ क्या लिखते हो, रिडक्शन हाफ सेल। ऐसा हम लोगों ने बनाया था अभी। अच्छा, ऑक्सीडेशन हाफ सेल कौन सा है? Sn से Sn2+ है, तो बहुत सिंपल सा लिख लेते हैं यार, Sn से Sn2+ है। और रिडक्शन हाफ सेल क्या है सर, बोलिए? यस, Zn2+ से Zn है। बीच में क्या लगेगा, सॉल्ट ब्रिज लगेगा। अच्छा, ई नॉट सेल की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं सर, बोलिए? ई नॉट सेल की वैल्यू निकालने के लिए ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। लेट ऑक्सीडेशन एनोड निगेटिव पढ़ा है हम लोगों ने, ऐसा इलेक्ट्रॉन है ना। तो सर ये क्या होगा? अरे बिल्कुल सिंपल सा रिएक्शन है सर। देखिएगा, कैथोड हमारा ये बनेगा जो राइट साइड में है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ई नॉट Zn2+ से क्या होगा, Zn लिखता हूँ। ई नॉट यहाँ क्या लिखा हुआ है, यस, Sn2+ से क्या बनेगा, Sn बनेगा। इसको मैं मिटा देता हूँ। Zn2+ Zn की वैल्यू क्या दिया है, Zn2+ Zn की वैल्यू कितना दिया है, 0.76 वोल्ट। मतलब मैं यहाँ पर लिखता हूँ 0.76 वोल्ट। यहाँ क्या होगा, Sn2+ से Sn की वैल्यू कितना दिया हुआ, -0.14, -0.14 वोल्ट में है। अच्छा, इसको सॉल्व करते तो आंसर क्या आएगा, देखिएगा, -0.76 वोल्ट, यहाँ प्लस हो जाएगा 0.14 वोल्ट में है। आंसर तो पक्का है, आंसर निगेटिव आएगा, आंसर निगेटिव आएगा। इसको सॉल्व करके देखिएगा। तो हमने यहाँ क्या देखा कि ऑक्सीडेशन, इस रिएक्शन के लिए कि ये रिएक्शन फिजिबल है कि नहीं है, हमने देखा कि आफ्टर राइटिंग द ऑक्सीडेशन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल, जब मैंने ई नॉट सेल की वैल्यू निकाला तो ई नॉट सेल की वैल्यू हमें क्या आती है, निगेटिव आती है। निगेटिव अगर वैल्यू आती है, किसी ई नॉट सेल की वैल्यू अगर निगेटिव आती है किसी रिएक्शन के लिए, तो वो रिएक्शन हमेशा नॉट फिजिबल होगी। मतलब ऐसा नहीं हो सकता है हियर टिन इज बिहेविंग एज रिड्यूसिंग एजेंट, ऐसा नहीं हो सकता है। वैसे इसका एक और सिंपल सा आइडिया है, मैं आपको शेयर करता हूँ। इसका एक और सिंपल कि जो कैथोड बनता है उसका ई नॉट वैल्यू, ई नॉट क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए, ध्यान रखेंगे। फिर हमने ये देखा कि जो कैथोड की रिएक्शन है, जो रिएक्शन रिडक्शन हाफ सेल, दैट इज रिडक्शन हाफ सेल मतलब कैथोड वाले में हो रही है, उसकी ई नॉट की वैल्यू हमेशा हायर होनी चाहिए, ये कीवर्ड है। और जो एनोड का काम करता हो उसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल या ई नॉट की वैल्यू हमेशा कम होनी चाहिए। अगर ऐसा आपने लिखा है यहाँ पर स्टेटमेंट को लिख लिया करेंगे, ध्यान रखेंगे कि द इलेक्ट्रोड विच बिहेव एज कैथोड, इट्स ई नॉट वैल्यू मस्ट बी स्लाइटली हायर और ई नॉट वैल्यू ऑफ एनोड मस्ट बी लोअर। जिस सेल में ऐसा होगा वही सेल पॉसिबल होगा, फिजिबल रहेगा। और ये रिएक्शन कैसी होगी, ये रिएक्शन कहलाएगी नॉन स्पॉन्टेनियस, मतलब ये रिएक्शन अपने से नहीं हो पाएगी, नॉन फिजिबल।
नॉन फिजिबल का मतलब क्या होता है सर? नॉन फिजिबल का मतलब क्या होता है? नॉट फिजिबल। नॉट फिजिबल इसका मतलब क्या होता है सर? आप लिख सकते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस। अपने से ये रिएक्शन नहीं हो पाएगी, इसके लिए हमें एक्स्ट्रा एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो हमें ये ध्यान रखना है कि ई नॉट वैल्यू के बेस पर हम ये बता सकते हैं कि रिएक्शन फिजिबल है कि नहीं है बाय फॉर्मिंग देयर सेल। तो ई नॉट सेल की वैल्यू को देखकर हम आगे चलते हैं और ये पता करते हैं कि एक और एप्लीकेशन है, नेक्स्ट एप्लीकेशन दैट इज अगर किसी मेटल को एसिडिक सोल्यूशन में रख दिया जाए तो वो हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा कि नहीं। जैसे अगर जिंक मेटल को HCl एसिड में डाइल्यूट HCl में रख देते हैं तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो क्या सारे मेटल ऐसा करेंगे? चलिए उसको समझने की कोशिश करते हैं। पता करते हैं कि प्रिडिक्ट कोई मेटल है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने क्या रखा है, यहाँ पर मैंने कोई H+ सोल्यूशन रखा है, डाइल्यूट एसिड रखा हुआ है ना, डाइल्यूट एसिड रखा हुआ है और एसिड में क्या होता है? H+ आयन है। तो ये H+ आयन के लिए हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि ई नॉट ऑफ H+2 क्या होती है? 0 होती है। और अब इसके लिए ये शर्त है कि देखिएगा दो कंडीशन है। क्या दो कंडीशन है? कि मान लीजिए मैंने यहाँ पर जिंक रख दिया तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी कि नहीं रिलीज होगी? बिल्कुल रिलीज होगी। सर क्यों होगी? देखिएगा यहाँ पर क्या होगा, Zn और H+ के बीच का रिएक्शन होगा। अब सोचिए फटाफट क्या होगा प्रोडक्ट इसका? यस, Zn2+ बनेगा और H2 गैस रिलीज हो जाएगी। बैलेंस कर लीजिएगा इक्वेशन को। अब आप देखिएगा इसका सेल रिएक्शन बनाएंगे तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल। यहाँ क्या हो रहा है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो क्या है ये सर? ये है ऑक्सीडेशन। यस, तो यहाँ क्या लिखूंगा मैं? Zn से Zn2+ यहाँ क्या हो जाएगा? H+ से H2। यहाँ पर हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड के साथ में हमेशा कोई सॉलिड इलेक्ट्रोड चाहिए। अगर कहीं हाइड्रोजन एज ए इलेक्ट्रोड यूज होता है तो ऐसे कंडीशन में हमें प्लेटिनम लिखा जाता है। खैर समझने के लिए मैंने लिखा है, आप देखिएगा तो आपको पता होगा ई नॉट सेल Zn2+ से Zn की वैल्यू कितनी होती है? माइनस की, और ये 0 है। तो आप देखिएगा इसको हमने क्या देखा, ई नॉट की वैल्यू Zn2+ से Zn कितनी होती है? आपने देखा कि H2 से H+ से H2 की वैल्यू 0 होती है, इसकी वैल्यू 0 है और इसकी वैल्यू कितनी है? -0.76 वोल्ट है। मतलब इसकी वैल्यू -0.76 वोल्ट है। तो देखिएगा रिडक्शन हाफ सेल की वैल्यू ज़्यादा है और इसकी वैल्यू कम है। हमने आपसे कहा था किसी भी सेल रिएक्शन में अगर कैथोडिक रिएक्शन, कैथोड पर होने वाली रिएक्शन की वैल्यू, मतलब कैथोड के ई नॉट वैल्यू, कैथोड वाले हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल का ई नॉट वैल्यू अगर ज़्यादा है तो वो रिएक्शन फिजिबल है। और यहाँ पर ये रिएक्शन फिजिबल है और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। तो आप समझ रहे होंगे। आप एक बात का ध्यान रखें, हाइड्रोजन के सीरीज से जितने भी नीचे हैं, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे जितने भी एलिमेंट हैं सब के सब हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे। आप एक लाइन में और देखिए इस पूरे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, अब देखते हैं इस पूरे सीरीज में आप ये ध्यान रखेंगे कि जिनकी भी वैल्यू, द एलिमेंट whose E naught value is greater than 0, जिनकी E naught वैल्यू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू 0 से ज़्यादा है वो हमेशा हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे। फिर से सुनिए, द मेटल जिनकी ई नॉट वैल्यू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल या ई नॉट वैल्यू 0 से ज़्यादा है वो मेटल हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे। इसका मतलब ये है कि जिंक के बर्तन में HCl गैस, HCl को या सल्फ्यूरिक एसिड को स्टोर नहीं किया जा सकता है। क्यों सर? क्योंकि ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, जिंक इटसेल्फ गेट ऑक्सीडाइज और हाइड्रोजन रिड्यूस्ड हो जाएगा। और एक बात है, ध्यान से देखिए इस टेबल में आप क्या देखेंगे, जिसकी भी वैल्यू हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से कम है, जिसकी वैल्यू निगेटिव वैल्यू है, इट मीन्स ई नॉट वैल्यू इज लेस देन 0, वो सारे के सारे मेटल दे विल लिबरेट हाइड्रोजन, वो सारे के सारे मेटल हाइड्रोजन रिलीज करेंगे। लेकिन
जैसे एग्जांपल में लेते हैं कि यहाँ पर जिंक कैन रिलीज हाइड्रोजन गैस, यहाँ पर जिंक रिलीज करेगा। लेकिन अगर मैं एक रिएक्शन यहाँ पर लिखता हूँ कि अगर Ag को H+ से ट्रीट कर दिया जाए तो देखिएगा सिल्वर के बर्तन में H+ को रखा जा सकता है क्या? ये रिएक्शन नहीं हो पाएगी। क्यों सर? इसको मैं यहाँ पर लिखने की कोशिश करता हूँ। आप देखिएगा Ag है और H+ है ना, Ag है और H+ है, और यहाँ क्या बनेगा सर? यहाँ बन जाएगा Ag+, और यहाँ क्या बनेगा सर? यहाँ बनेगा H2। अब आप इसका सेल बना लीजिए। Ag+ से क्या बन रहा है? हाफ रिएक्शन है, ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। Ag से क्या बन रहा है? Ag+ बन रहा है, सॉल्ट ब्रिज। और H+ से क्या बन रहा है? H2 बन रहा है। तो देखिएगा इसकी जो वैल्यू है प्लस में है 0.80 वोल्ट और इसकी वैल्यू 0 है। हमने आपसे कहा था कि वही रिएक्शन फिजिबल है जिसमें कैथोड वाले हाफ सेल की रिडक्शन हाफ सेल या कैथोड हाफ सेल का वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ तो इस वाले की कम है, मतलब ये सेल फिजिबल नहीं है, और फिजिबल नहीं है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करेगा। अरे फिजिबल होगा तभी तो प्रोडक्ट बनाएगा, ये प्रोडक्ट बनाएगा ही नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि E0 सेल की वैल्यू को देख करके, पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड के E0 वैल्यू को देख करके हम ये बता पाएंगे कि कोई भी मेटल हाइड्रोजन गैस एसिडिक में सॉल्यूशन में डालने से रिलीज करेगा कि नहीं करेगा। अब आपके लिए क्वेश्चन है, ये देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर एसिडिक सॉल्यूशन है, मैंने लेड का एक रॉड रख दिया है। अब देखिएगा आपको बताना है कि लेड कैन और कैन नॉट रिलीज H2 फ्रॉम डाइल्यूट सोल्यूशन। सर इसकी वैल्यू कहाँ से पता करेंगे? तो इसकी वैल्यू यहाँ पर तो लिखा नहीं है, लेकिन आप चार्ट में देखेंगे, इस चार्ट में देखने की कोशिश करेंगे। जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वाला चार्ट हमने शुरू में डिस्कस किया था, उस चार्ट से देखेंगे और ये पता करेंगे कि लेड कैन रिलीज हाइड्रोजन गैस और कैन नॉट। चलिए इसको पता करने की कोशिश करते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ और एक प्रॉपर्टी लिखने की कोशिश करते हैं, जल्दी से देखते हैं। सॉल्ट सॉल्यूशन देखिएगा, हम यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं कि ये मीन्स ये एक्टिविटी सीरीज या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमें ये पता करने में हेल्प करेगा कि कोई मेटल किसी दूसरे मेटल को उसके सॉल्ट के सॉल्यूशन से अलग कर पाएगा कि नहीं। आप एक एग्जांपल समझने की कोशिश करेंगे। इस एग्जांपल में देखिएगा, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर क्या रख दिया, मैंने कॉपर का कोई सोल्यूबल सॉल्ट रख दिया। मान लीजिए मैंने कॉपर सल्फेट ही रख दिया, और यहाँ पर मैं रख देता हूँ जिंक का रॉड, है ना। यहाँ क्या रखा है? जिंक का रॉड। तो आप जानते हैं कि जिंक और Cu2+ के बीच में जब रिएक्शन होगा तो क्या होगा सर? ये बोलो जल्दी से यार। Zn2+ और Cu बनेगा। तो Zn क्या कर रहा है? Zn इज गोइंग टू ऑक्सीडाइज्ड और Cu2+ गेट रिड्यूस्ड। सर ये क्यों हो पा रहा है? देखिएगा आप ध्यान रखेंगे, जब इसका सेल नोटेशन आप बनाएंगे तो Zn से क्या बन रहा है सर? फिर से देखिए, Zn से Zn2+ बन रहा है, मतलब ये क्या है सर? ऑक्सीडेशन हाफ सेल है। इसका इक्वेशन बनाइए, Zn से Zn2+। इससे क्या बनेगा सर? इसको बनाते हैं Cu2+ से Cu। ये क्या है सर? ये है रिडक्शन हाफ सेल, और ये क्या है? ऑक्सीडेशन हाफ सेल। इन दोनों को जोड़ेंगे कैसे? सॉल्ट ब्रिज से। तो ध्यान रखिएगा, अब ये रिएक्शन होगी कि नहीं हो पाएगी। देखिएगा यहाँ पर कॉपर रिलीज होगा कि नहीं होगा। प्रिडिक्ट वेदर ए मेटल कैन डिस्प्लेस अनदर मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन और नॉट। ये मेटल इसको डिस्प्लेस कर पाएगा कि नहीं, किस बात पर डिपेंड करता है? अगर ये रिएक्शन हो जाएगी तो डिस्प्लेस कर देगा, और ये रिएक्शन नहीं होगी तो डिस्प्लेस नहीं करेगा। सारा कुछ कॉन्सेप्ट इसके E0 वैल्यू पर डिपेंड है। अब बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। क्या है सर? जल्दी से पता लगाइए। मैंने आपसे कहा था इसकी वैल्यू कितनी लिखा हुआ, देखिए तो इसकी वैल्यू होती है +0.34 होती है वोल्ट में, और इसकी कितनी होती है पता लगाइए। देखिए वहाँ से -0.76 कुछ वैल्यूज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो देखिएगा, हालांकि चार्ट दिया जाता है ऐसे क्वेश्चंस में, फिर भी आप कुछ वैल्यूज को ध्यान रखेंगे। तो -0.76 है, इसकी ज़्यादा है। मैंने आपसे कहा था कि जो कैथोड पर होने वाली रिएक्शन है, अगर उसका E0 की वैल्यू ज़्यादा है तो पक्का है कि वो सेल फिजिबल है और वो रिएक्शन हो जाएगी। सेल फिजिबल है मतलब सेल की रिएक्शन भी होगी, और सेल की रिएक्शन होगी तो कॉपर मेटल रिड्यूस्ड हो जाएगा। इट मीन्स क्या हो जाएगा सर? ये रिएक्शन होगी और जिंक कैन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स
सॉल्यूशन। ऐसे ही आप एक चीज़ देखिएगा, ऐसे इसमें से कुछ क्वेश्चन आया करते हैं कि जैसे आपने क्या देखा कि आयरन का एक कंटेनर है और एक कंटेनर सिल्वर का बना हुआ है, हमने दोनों में कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डाल दिया है। तो आपसे पूछा गया कि इनमें से किस वाले कंटेनर में रिएक्शन हो जाएगी। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इन विच ऑफ द कंटेनर आई शुड स्टोर द कॉपर सल्फेट सो दैट इट शुड नॉट बी रिएक्टेड। कॉपर सल्फेट को इनमें से कौन से कंटेनर में रखा जाए कि वो रिएक्शन नहीं करेगा। तो आपका आंसर क्या होगा, मैं दोनों की रिएक्शन लिखता हूं। तो पहले रिएक्शन लिखता हूं मैं Fe की रिएक्शन, Fe का रिएक्शन मैं CuSO4 से लिखता हूं, और फिर दूसरे वाले का रिएक्शन मैं यहां पर लिखता हूं Ag से। क्या होगा सर, बोलिए। Ag का रिएक्शन मैं CuSO4 से लिखता हूं। ये क्या बनेगा सर, सल्फेट एक आयन है, उससे कोई मतलब नहीं है, आप डायरेक्ट आयनिक इक्वेशन लिख सकते हैं। Fe2+ बनेगा और यहाँ क्या बनेगा, कॉपर। यहाँ क्या लिखता हूं मैं रिएक्शन, Ag+ से क्या बनेगा सर, Cu बनेगा। तो आप देखिएगा इसका मैं सेल नोटेशन लिखने की कोशिश करता हूं, तो क्या बनेगा सर, Ag से Ag+, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो Ag से Ag+ और Cu2+ है। देखिए चाहे तो आयन के फॉर्म में लिखा हो और चाहे कोई सॉल्ट लिखा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। CuSO4 लिखें आप, चाहे तो फिर से सुन लीजिए, आप चाहे तो CuSO4 लिखें और या तो Cu2+ एक्वस लिखें, दोनों एक ही बात है, ध्यान रखेंगे। इसको ही मैं यहाँ पर यूज़ करने जा रहा हूँ। सर कैसे, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ सर, Cu2+ से क्या बन रहा है, Cu बन जा रहा है। सर ये क्या है, आप देखिए इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू 0.34, इसकी वैल्यू कितनी होती है 0.80। तो यहाँ पर तो रिएक्शन नहीं होगी क्योंकि कैथोडिक रिएक्शन की वैल्यू ज़्यादा नहीं है, इसलिए मुझे लगता है कॉपर सल्फेट को रखने के लिए सिल्वर का बर्तन बेटर है। सर यहाँ क्या होगा, यहाँ पर जब आप लिखेंगे तो Fe से क्या लिखोगे यार, Fe2+ ऑक्सीडेशन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल क्या बनेगा, यस Cu2+ से Cu, बच्चे ने कहा था CuSO4 को आप Cu2+ क्यों लिख दिए, अरे यार CuSO4 लिखो या Cu2+ लिखो, कॉपर का कोई भी सोल्यूबल सॉल्ट आप ले सकते हो, बस ये ध्यान रखना है। तो सर क्या करना है, ये एक ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ये रिडक्शन हाफ सेल, बीच में सॉल्ट ब्रिज बनाए, इसकी वैल्यू कितनी होती है, कितनी होती है 0 पॉइंट माइनस में होती है 4 वोल्ट के आसपास होती है। देखिए कहीं ये लिखा है, तो सर ये क्या है, इसकी वैल्यू है -0.44 इस वाले सेल की, और इसकी है 0.34 वोल्ट। देखिएगा जब कैथोड वाले रिएक्शन की वैल्यू ज़्यादा होगी, कैथोड हाफ सेल की वैल्यू E0 वैल्यू ज़्यादा होगी, तो वो रिएक्शन फिजिबल है। मतलब आप आयरन के कंटेनर में कॉपर सल्फेट नहीं रख सकते हैं क्योंकि रिएक्शन हो जाएगी। ये वाला अच्छा तरीका नहीं है। आप सिल्वर के बर्तन में या जो भी कॉपर से ऊपर हैं वो उसमें रख सकते हैं, किसमें, कॉपर सल्फेट को। ऐसे इस कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को किसी भी सब्सटेंस में रख सकते हैं जो इसके जिनका E0 वैल्यू इनकी वैल्यू से ज़्यादा हो। किसी भी कंडीशन में अगर कोई भी मेटल किसी को डिस्प्लेस कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, किस बात पर डिपेंड करता है, तो देखिएगा कि जितने भी लोअर हैं, मीन्स नीचे वाला हमेशा ऊपर वाले को रिड्यूस कर देता है। फिर से सुनिए, नीचे वाला हमेशा ऊपर वाले को रिड्यूस कर देता है। नीचे आपका अगर आप मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रहते हैं और नीचे फ्लोर में आपका घर है, तो क्या करेगा, नीचे वाला ऊपर वाले को रिड्यूस कर दे रहा है और इट सेल्फ गेट ऑक्सीडाइज। अगर नीचे वाला जो जैसे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में आप रहते हैं और जो नीचे ग्राउंड फ्लोर में रहता है, अगर वो कहता है नहीं भाई फ्लैट मैंने खरीदा है, मुझे अपना मकान को थोड़ा रिपेयरिंग करवाना है, मैं अपनी दीवार सारी तोड़ करके और फिर से नई दीवार बनवाऊँगा, दीवार तो बनवाओगे लेकिन मगर में पड़ा पूरा का पूरा बिल्डिंग गिर जाएगा। तो नीचे वाला ऊपर वाले को रिड्यूस कर सकता है। आप एक चीज़ और ध्यान रख सकते हैं, क्या, किसी भी सॉल्ट को ऐसे कंटेनर में रखिए, जिसकी E0 की वैल्यू ज़्यादा होती हो। चलिए ऐसे ही कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और एक बात है, अगली वीडियो में हम ये बात करेंगे कि अगर कोई स्टैंडर्ड E0 वैल्यू न दी हो, मतलब अगर किसी सेल का कंसंट्रेशन 1 मोलर ना हो, तब उसका E0 सेल की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए हम लोग नस्ट इक्वेशन यूज करते हैं। सिंपल वे में हम लोग उसको समझने की कोशिश करेंगे। तब तक आप इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।